Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Learn and Compete. So thermodynamics lectures की वीडियो हम कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस और हमने सीखा था उसमें कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और उसमें हमने सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी और साथ ही हमने देखा था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से देख लें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टर्म इन आवर डेली लाइफ, दैट इज टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर की आज हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर कैसे डिफाइन है और हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हम देखेंगे कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसको बोलते हैं। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज टेम्परेचर, अगर आपसे कोई भी पूछता है जनरली व्हाट इज टेम्परेचर, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे माइंड में आएगी वो क्या होती है कि दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जी हाँ, यही डेफिनेशन आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। बट ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली में कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर को डिफाइन करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, टेम्परेचर को इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हम। और ये जो हम यूज करते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बेस्ड होती है किस पे, हमारी साइकोलॉजिकल सेंसेशन पे, है ना। और उसके लिए हम और भी टर्म्स यूज करते हैं लाइक कोल्ड, फ्रीजिंग, वार्म, हॉट। ठीक है, ये टर्म हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर सेंसेशन। ठीक है, जैसे भी हमको फील होता है हमारी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हाँ ये ठंडा है, ये थोड़ा ठंडा है कि इट इज कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, ओ इट इज फ्रीजिंग। इस तरह हम टर्म्स यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। बट इन टर्म्स से हमको एक्चुअल में तो टेम्परेचर की क्या वैल्यू है वो तो नहीं पता चल रही है ना। ठीक है, समझ रहे हो आप बात। ये अगर हम ये टर्म्स यूज करते हैं तो एक्चुअल में तो हमको टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता चल रही है और ये टर्म्स भी हमको मिसलीड करती हैं समटाइम्स। कैसे मिसलीड करती हैं, देखो सपोज कि विंटर्स का टाइम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ पे 2 बेंचेस रखी हैं। जी हाँ, 2 बेंचेस हैं। ये जो बेंच है ये मेटल की है, सपोज किसी आयरन की बेंच है। और इसी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे एक और बेंच रखी है और ये बेंच है सपोज वुड की बेंच है। ठीक है, अब अगर आप वुड की बेंच पे बैठोगे और आयरन की बेंच पे बैठोगे तो आपको डिफरेंस लगेगा एकदम। आयरन की बेंच पे आप बैठोगे आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा ठंडी है, वुड पे आपको इतना नहीं लगेगा, जबकि टेम्परेचर दोनों जगह ही सेम है, दोनों ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी है बाहर। तो यहां पे लेकिन जब आप आयरन पे बैठोगे तो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा ठंडा है एकदम से, और वुड पे आप बैठोगे तो आपका जो साइकोलॉजिकल सेंसेशन होगी वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहां पे बैठने से होगा। तो दैट मीन्स जबकि टेम्परेचर दोनों जगह सेम है तो ये टर्म्स भी हमको क्या करती हैं, मिसलीड करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया कि ये जो हम यूज करते हैं ना हॉट और कोल्ड, ये टर्म्स एक्चुअल में है रिलेटिव। कैसे टर्म्स हैं ये, रिलेटिव। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सपोज एग्जांपल अगर मैं लेता हूं किसका, कॉफी का। सपोज आपने कॉफी मंगवाई और आपके पास यहां पे एक कप में, ठीक है, कॉफी आई। ठीक, अब कॉफी आई आपके पास, ठीक है, कॉफी आई सपोज आपके पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने थोड़ी देर उसको रख दिया और थोड़ी देर रखने से वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सपोज उसका टेम्परेचर पहुंच गया। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप उस कॉफी को एक सिप लोगे तो आप क्या बोलोगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो, लेकिन आप क्या बोलोगे, कॉफी कैसी है, कोल्ड है, ठंडी होगी कॉफी, आप बोलोगे। ठीक है, अगर वो हॉट कॉफी हुई तो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं किसका, कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज कोल्ड ड्रिंक अगर आपको देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप क्या बोलोगे कि कोल्ड ड्रिंक कैसी है, अरे ये तो गर्म हो गई, ये तो हॉट हो गई।
ठीक है, बोलते हैं ना, तो ये टर्म्स रिलेटिव हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कॉफी को बोल रहे हो ठंडी है, और कोल्ड ड्रिंक को आप बोल रहे हो 20 डिग्री पे कि वो गर्म है, तो ये क्या बात हुई? तो दैट मीन्स कि ये एक तो टर्म्स सब पहले जो हम फील करते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल सेंसेशन पे बेस्ड है, और समटाइम्स ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। ठीक, अब तक हम यही जानते हुए आए कि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस या कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो जो आज तक हम यूज करते आए हैं चीजें, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इस टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हमको सीखना होगा। ठीक है, और टेम्परेचर की जो डेफिनेशन आई थर्मोडायनेमिक्स में वो आई है आफ्टर दी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा क्या, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो समझते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड फाउलर इन 1931। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको ज़ीरोथ लॉ एक्चुअल में बोलते क्यों है, क्योंकि कहीं पे भी हम लॉस पढ़ते हैं ना, कि जैसे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये ज़ीरोथ लॉ का क्या मतलब है, ज़ीरोथ नाम क्यों आया? एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉज हैं वो 80s में बन चुके थे। जी हाँ, वो 80s में बन चुके थे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ। उसके बाद एक नया लॉ आया जिसने टेम्परेचर को डिफाइन किया, लेकिन जब वो लॉ आया तो जब उस पर डिस्कशन हुआ तो फिर ये बात निकल के आई, ये फील हुआ कि इस लॉ को समझने की, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्टिंग में ज़रूरी है। डैट मीन्स फर्स्ट लॉ से भी पहले हमको ये लॉ समझना होगा, उसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नाम पहले ही पढ़ चुका था, इसलिए तो फर्स्ट से पहले क्या आता है, ज़ीरो, तो इसलिए इसका नाम दिया गया ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये आया 1931 में। फर्स्ट और सेकंड लॉ हमारे लास्ट 80s तक आ चुके थे। ठीक है, तो समझते हैं कि ये है क्या। तो स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक है, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, चलो इसको समझते हैं। तो यहां पे सपोज मैं कंसीडर करता हूं कोई एक बॉडी ए, ठीक है, और यहां पे मैं कंसीडर करता हूं कोई एक दूसरी बॉडी बी, और यहां पे मैं कंसीडर करता हूं कोई एक थर्ड बॉडी। बहुत ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं चीजें ये कैसे ओरिजिनेट हुआ एक्चुअल में। नहीं तो मैं स्टेटमेंट लिखा के स्टेटमेंट बता के निकल जाऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन इस तरह अगर आप समझोगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी और कभी भी इंटरव्यू वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 बॉडीज हमने कंसीडर की, ए, बी और सी। तो अब क्या किया गया, उसके बाद बॉडी ए और बी को यहां पे सेपरेट किया गया, किससे, एडियाबैटिक वॉल से। किससे सेपरेट किया गया इसको, ए और बी को, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल का क्या मतलब है, देखो एडियाबैटिक वॉल का क्या मतलब है कि यहां पे हमने ये जो कुछ भी यहां पे इन दोनों बॉडीज के बीच में लगाया है ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स कि यहां से यहां पे इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आप पूरे थर्मोडायनामिक्स में अगर ये टर्म सुनते हो एडियाबैटिक वॉल, तो डेट मीन्स कि अगर किसी भी 2 बॉडी के बीच में एडियाबैटिक वॉल है तो डेट मीन्स उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ए से बी और बी से ए हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, और उसके बाद क्या किया गया, देखो यहां पे इन बॉडीज को यहां पे सेपरेट किया गया, किससे, एक दूसरी वॉल से, जिसका नाम दिया गया डायाथर्मिक वॉल। जी हाँ, यहां पे एक दूसरी वॉल अटैच की गई, डेट इज डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल। अब डायाथर्मिक वॉल का मतलब है कि ये किसी मेटल का, जी हाँ, किसी मेटल, कोई मेटल लगा दिया गया है यहाँ पे। अब मेटल आपको पता है अच्छा कंडक्टर होगा, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगा। ए से सी में भी, ए और सी के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगा और बी और सी के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगा।
ठीक है, तो डायाथर्मिक वॉल मतलब कहीं पे भी अगर डायाथर्मिक वॉल है तो दैट मींस हीट ट्रांसफर होगा, और कहीं पे भी अगर एडियाबैटिक वॉल है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो जब ये यहां पे देखा गया और इन तीनों को क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा गया। जी हाँ, सपोज मैं बोल रहा हूं इस बॉडी ए को TA टेम्परेचर पे रखा गया, ये बॉडी बी थी ये TB टेम्परेचर पे रखी गई, और ये बॉडी सी थी ये TC टेम्परेचर पे रखी गई। ओके, अब यहां पे देखो ये तो डायाथर्मिक वॉल है, तो मतलब यहां पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। और आपको पता है हीट ट्रांसफर दो बॉडीज के बीच कब तक होगा, जब तक कि उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि TA इज ग्रेटर देन TC, तो यहां से क्या होगा, A से C पे हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं TC इज ग्रेटर देन TB, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब मैं स्टार्टिंग में हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखे थे, तो यहां से क्या होगा, C बॉडी से यहां पे B पे हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज डायाथर्मिक वॉल लगी है तो हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो A से C पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, C से B पे हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि इन तीनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। जी हां, इन तीनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू TC इक्वल्स टू T। और यही हमारा क्या है, यही है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से कोई भी बता देगा कि हाँ अगर इन दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इन दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब तीनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से। जी हाँ, ये ऑब्जर्वेशन से ही आया है लॉ। लॉ हमारे बनते हैं इंपेरिकल रिलेशन से या ऑब्जर्वेशन से, तो ये लॉ ऑब्जर्वेशन से ही आया है। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे वो दोनों इस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसके लिए सेपरेट लॉ बनाना पड़ा, जिसको बोला गया ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है दैट इज if body A is in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम की लिख लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में TE यूज कर रहा हूं। इफ बॉडी A is in thermal equilibrium, अब आपको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस सिमिलैरिटी ऑफ टेम्परेचर। जी हां, अगर मैं बोलता हूं कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, सो इफ बॉडी A is in thermal equilibrium with, if body A is in thermal equilibrium with body C and body C is in thermal equilibrium with body B। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे A और C के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कब तक हीट ट्रांसफर होगा, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। टेम्परेचर सेम हो जाएगा मतलब क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यही मैंने यहां पे बात बोली है कि इफ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C एंड बॉडी C इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी B, बिकॉज C और B के बीच में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, और ये हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो क्या होगा, सो दैट मीन्स all three bodies are in thermal equilibrium। all three bodies are in thermal equilibrium, that means कि body A thermal equilibrium में होगा, body A is in thermal equilibrium with बॉडी बी। जी हाँ, बॉडी ए और बी ये दोनों सेपरेट है किससे, डाया एडियाबैटिक वॉल से। इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये किसी तीसरी बॉडी सी के साथ अटैच्ड है, डायाथर्मिक वॉल्व के साथ। तो स्टेटमेंट क्या होगी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इफ बॉडी A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C एंड बॉडी C इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी B, then body A and B is in thermal equilibrium and all three bodies will be in thermal equilibrium। जी हाँ, ये आया ऑब्जर्वेशन से, ये देखकर आप भी बता सकते हो, लेकिन ये लॉ है।
क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लॉ इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है। और इसी के बेस्ड पे हम अपने थर्मोमीटर्स को बनाते हैं। जी हाँ, थर्मोमीटर्स। सो थर्मोमीटर्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन इसी पे ज़ीरोथ लॉ, ठीक है। बिकॉज जो यहाँ पे जो थर्ड बॉडी होती है ना वो थर्मोमीटर होती है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने ये बॉडी ली है ना, सी बॉडी, तो जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें ये जो बॉडी होती है सी, ठीक है, ये जो बॉडी सी है ये ऑलवेज क्या होती है, ये थर्मोमीटर होती है, ठीक है, जो हमको क्या करेगी, टेम्परेचर मेजर करके देगी, ठीक है। अभी डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे, अभी बस आप सुनते जाओ और एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर यहां पे हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आता है देखो यहां से एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं पहले। एक तो स्टेटमेंट पूछते हैं, ओके, और पूछते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू, तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू ये ऐसे पूछते हैं, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। सो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमको बताता है कि बॉडीज किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी फॉर्म में डायरेक्ट बहुत पूछते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमने टेम्परेचर के डेफिनेशन के ऊपर हमने काफी बात की थी स्टार्टिंग में, तो अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद टेम्परेचर को डिफाइन किया गया और क्या डेफिनेशन आई टेम्परेचर की वो हम देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन आई टेम्परेचर की, देखो यहां पे कि इट इज ए प्रॉपर्टी which tells whether two बॉडीज की बात कर ले या दो सिस्टम्स की बात कर ले या सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर ले, किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। यहां पे मैं टू बॉडीज यहां पे मैं यूज कर रहा हूं टर्म्स, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इट इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स वेदर टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हमको ये बताती है कि कोई भी दो बॉडी या सिस्टम या सराउंडिंग या कोई भी दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जी हाँ, आपको ये सुनने में थोड़ा हो सकता है वियर्ड सा ऑकवर्ड सा लग रहा हो, लेकिन जी हाँ यही डेफिनेशन है टेम्परेचर की। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में जाते हो और आप ये डेफिनेशन बोलते हो, ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपसे पूछते हैं कि व्हाट डिफाइन द टेम्परेचर, तो आप पहले ये बोलना सर इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। वो लाइन आपको बोलनी है साथ में। फिर यहां पे आपको ये बोलना है कि आफ्टर ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स वेदर टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। अगर इस तरह से आप बताओगे तो आई गारंटी कि आपसे इंटरव्यूअर 100% सेटिस्फाई होगा, उसको चलेगा पता, उसको लगेगा कि हाँ डीप नॉलेज है, डिटेल में आपने स्टडी की हुई, ठीक है। तो ये हो गई बात किसके, टेम्परेचर की और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक। और अगर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि डिफाइन या व्हाट इज द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सो आप बताओगे कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, then all three bodies will be in thermal equilibrium।
जी हाँ, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, सो ऑल थ्री बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, चलो अब यहां पे एक बात करते हैं हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहां पे. देखो, अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कि टेम्परेचर को हम एक्चुअल में फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसके लिए तो टेम्परेचर स्केल्स है. टेम्परेचर स्केल की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे टेम्परेचर को. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. देखो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन है उसको देख लेते हैं पहले एक बार, फिर समझेंगे. द प्रॉपर्टी विच वेरीज विद टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट. तो वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, उसको हम पहले फाउंड करेंगे. एंड with the help of this property the temperature can be found. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फाउंड करेंगे. ओके, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से वो कौन सी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो चेंज हो रही है. ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या, अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, डिफाइन द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो इट इज अ प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाउंड द अननोन टेम्परेचर. ओके, और ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगी, वेरी करेगी. तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी में कितना वेरिएशन हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम बता देंगे कि टेम्परेचर इतना होगा. चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. यहां पे आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, जो डॉक्टर्स पहले, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं. पहले जो थर्मोमीटर यूज करते थे और घरों में भी हम रखते थे, वो थर्मोमीटर कौन सा होता था, दैट इज ग्लास या मरकरी इन गिलास. ठीक है, मरकरी इन गिलास. आपने देखा होगा, एक गिलास होता था पतला सा, गिलास की ट्यूब, उसके अंदर होती थी हमारी मरकरी. ठीक है, अब इसमें देखो टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते थे एक्चुअल में, जब हम इससे फीवर चेक करते थे, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या होता था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो मरकरी की लेंथ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, मरकरी की लेंथ इंक्रीज होती थी, और उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने वहां पे स्केल बनाया हुआ था कि इतनी लेंथ इतना टेम्परेचर, इतनी लेंथ इतना टेम्परेचर. तो उस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख लेते थे कि कितना टेम्परेचर होगा. तो इस तरह हम क्या करते थे, टेम्परेचर को फाइंड आउट करते थे. इस तरह हम फीवर बताते थे, है ना, कि 100 फीवर है कि कितना फीवर है. ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में यूज करते थे. स्केल पे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में. तो मेरा बोलने का, यहां पे इस एग्जांपल को लेने का, समझाने का ये मतलब है कि जैसे इस थर्मोमीटर में हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुई, ये लेंथ हुई. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इस लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लेंथ, जो मरकरी की लेंथ है, वो कितनी जा रही है. तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा. तो ये लेंथ यहां पे क्या हुआ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो रही है उसको फाइंड करेंगे, और उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर बताएंगे, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. आई होप इस एग्जांपल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने पहले ही एक टेबल बना के रखी हुई है, ये एग्जाम में काफी पूछते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो थर्मोमीटर, या मैं बोलूं टाइप ऑफ थर्मोमीटर. तो इट इज टाइप ऑफ थर्मोमीटर. हमारे पास डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, और उन थर्मोमीटर्स के लिए क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, उन थर्मोमीटर्स के लिए क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, वो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. जी हाँ, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, और इसको हम एक और नाम इसको बोलते हैं, दैट इज थर्मिस्टर. तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आए या थर्मिस्टर पूछा जाए. ठीक है, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. जी हाँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है
व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आपको कुछ रिकॉल हो रहा हो तो ये इलेक्ट्रिकल की टर्म है, क्लास 11th में हम फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और हम अपने पॉलिटेक्निक में बीई में फर्स्ट ईयर में जो हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उसमें भी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो व्हीट स्टोन ब्रिज जो यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक। सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम होगा इस टाइप से थोड़ा सा, और यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एक एक रेजिस्टेंस लगे होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मिस्टर, उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर पूछते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज पे। ये मैं बता रहा हूं, ये टेबल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जेईई के एग्जाम में तो जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोकपल। जी हाँ, थर्मोकपल जो है वो किस पे वर्क करता है, उसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। और ये किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन सीबैक इफेक्ट पे ये वर्क करता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो क्वेश्चन पूछेंगे कि थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सीबैक इफेक्ट पे वर्क करता है। थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और सीबैक इफेक्ट क्या है, आप लोगों को ये पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखो कोई भी अगर हम क्या करें, 2 मेटल लें, एक मेटल ये लिया मैंने इस तरह से और एक मैंने ये मेटल लिया यहाँ पे, और मैं इन दोनों मेटल को इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं 2 जंक्शन बनाऊं, एक जंक्शन यहाँ पे बना, एक जंक्शन यहाँ पे बना। और इन दोनों जंक्शंस को अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे एक ईएमएफ हमको मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बेस पे हम बताएंगे कि कितना टेम्परेचर होगा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। देखो ये दोनों बिल्कुल सिंपल है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हम पहले क्या करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे और उसके बेस पे हम टेम्परेचर बताएंगे, और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में हम पहले वॉल्यूम को मेजर करेंगे और उसके बेस पे हम क्या बताएंगे, टेम्परेचर को बताएंगे, ओके। तो एक होता है हमारा आइडियल गैस थर्मोमीटर, तो इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। आइडियल गैस थर्मोमीटर, ठीक है। एक्चुअल में ये जो आइडियल गैस थर्मोमीटर है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को ही कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का ही एक टाइप है, ठीक। तो आइडियल गैस थर्मोमीटर एक्चुअल में इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ही है, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखो ये वर्क करता है कि एट लो प्रेशर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। ध्यान सुनते रहना, एट लो प्रेशर पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। एट लो प्रेशर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी हुई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहां पे प्रेशर हुई। टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर के चेंज होने से
प्रेशर चेंज होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रेशर में देखेंगे कितना चेंज है, प्रेशर को मेजर करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर बताएंगे। ठीक है, तो ये आइडियल गैस थर्मोमीटर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और ये हमारा वर्क करता है किस पे, लो प्रेशर पे। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल पूरा, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना, एट लो प्रेशर, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान सुनना, एट लो प्रेशर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जनरली यहां पे हम क्या करते हैं, एक इसमें एक ये क्या करते हैं, रिजिड, ठीक है, कोई भी रिजिड यहां पे हमने कि ट्यूब ले ली ग्लास की या कंटेनर, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक रिजिड कंटेनर। अब देखो जहां पे भी टर्म आएगा रिजिड, तो रिजिड का मतलब क्या है, एकदम फिक्स है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो जहां पे भी ये टर्म रिजिड आएगा तो वहां पे आपको समझ जाना है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमने रिजिड कंटेनर लिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई गैस कंसीडर करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, गैस। और आइडियल गैस थर्मोमीटर में देखो, ये जो एक एक चीज में बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये जे के एग्जाम में, ए के एग्जाम में, ईएस में, सब जगह पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये जो हम गैस यूज करते हैं इसमें आइडियल गैस थर्मोमीटर में, जनरली ये होती है हमारी हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हीलियम या हाइड्रोजन हम यूज करते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर में। तो एक ही रिजिड कंटेनर लिया, रिजिड लिया तो मतलब वॉल्यूम फिक्स है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और लो प्रेशर पे ही हमको ये रिजल्ट देता है, तो लो प्रेशर पे यहां पे अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है, और प्रेशर के बेस पे हम टेम्परेचर बताएंगे। ये हो गया हमारा आइडियल गैस थर्मोमीटर। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में टेम्परेचर स्केल्स की, और टेम्परेचर स्केल पे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसकी बात हम करेंगे डिटेल में। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।